पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर चल रहा था अपना। इसमें देखेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जो है उसका लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में देखेंगे कि भाई पराग स्त्री संकर्षण जो है एक टॉपिक है अपना। इसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है, पराग स्त्री संकर्षण क्या होता है, और फिर देखेंगे विपुंसन क्या होता है, फिर देखेंगे बैगिंग क्या होता है। इन 3 चीज़ों के बारे में देखेंगे इस लेक्चर में। और इससे पहले वाले जो लेक्चर अगर टॉपिक्स अगर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पराग स्त्री संकर्षण क्या होता है। संकर्षण का मतलब होता है पारस्परिक क्रिया। क्या होता है? इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं इसको, और पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक क्रिया किसके बीच होगी? पराग कण और स्त्री केसर के बीच में होगी। पराग कण और स्त्री केसर के बीच में कौन सी पारस्परिक क्रियाएं होती है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जब पराग कोश जो है वो स्फुटित हुआ था, उससे परिपक्व परागकण बाहर निकलेंगे। पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ये परागकण जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र जो है, ये वर्तिकाग्र चौड़ा भाग क्या है, ये वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पर जब परागकण ट्रांसफ़र होता है तो उस प्रोसेस को परागण कहा था अपन ने। अब मान लो ये परागकण जो है ये ट्रांसफ़र हो गया वर्तिकाग्र पर। अब ये परागकण जो है, ये परागकण, ये और स्त्री केसर, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा। क्या होगा? स्त्री केसर और परागकण के बीच में कुछ पारस्परिक क्रियाएं होगी जिससे आगे की प्रोसेस चलेगी। अब इनमें क्या होता है कि अब परागण जो क्रिया होती है उसके द्वारा ये पॉसिबल नहीं है कि जिस जाति का जो स्त्री केसर है उसी जाति का परागकण आए। भाई ये पॉसिबल तो है नहीं ना, क्योंकि कोई दूसरा भी परागकण आकर के बैठ सकता है इस पर। अगर दूसरा परागकण आकर के बैठेगा, दूसरी जाति के या दूसरे पादप का आकर के परागकण बैठेगा, तो स्त्री केसर उस परागकण को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? समान जाति का परागकण आकर के वर्तिकाग्र पर चिपकेगा तो स्त्री केसर उसी को ही अलाउ करता है, वही आगे जाकर के अंकुरित होगा, और वही जो परागकण है उसके अंदर जो नर युग्मक रहेंगे वही निषेचन करेंगे। ऐसी क्रियाएं होती है इनके अंदर कुछ रसायनों द्वारा। कुछ केमिकल्स जो होते हैं ना वो परागकण के अंदर पाए जाते हैं। उन केमिकल्स की पहचान करता है स्त्री केसर। अगर इसको जो केमिकल्स चाहिए वो केमिकल्स इस परागकण में अगर मिल जाएंगे तो ये समझ लेगा कि ये अपनी जाति का परागकण और इसे अंकुरित होने के लिए अलाउ करेगा। अगर दूसरी जाति का परागकण आएगा तो वो जो परागकण है वह इसके लिए उसके ऊपर अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि उसके पास में जो केमिकल इसको चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण। फिर आगे क्या होगा? यहाँ से अंकुरित होगा परागकण अंकुरित होगा तो यहाँ से एक नलिका का डेवलप होगा। ये जो नलिका है जो बाहर निकलेगी, ये निकलेगी जनन छिद्र से, क्योंकि जनन छिद्र ऐसी एक जगह है परागकण पर जिस पर स्पोरोपोलिन नहीं पाई जाती है। तो इस जनन छिद्र के द्वारा एक नलिकाकार अतिवर्धी होती है। इस नलिकाकार अतिवर्धी के अंदर जो इसका परागकण का जो साइटोप्लाज्म है वो सारा इसमें आ जाता है नलिका में, और जो कायिक केंद्रक है वह भी आ जाता है। कायिक केंद्रक भी आ जाता है, और दूसरा जो जनन केंद्रक है अपना वह भी आ जाता है। मैंने कहा था कि परागकण जो है ये 2 कोशिकीय अवस्थाओं में भी आ सकता है और 3 कोशिकीय अवस्थाओं में भी आ सकता है। अगर ये 2 कोशिकीय अवस्थाओं में आएगा तो इसके अंदर 2 केंद्रक मिलेंगे, और यहाँ से नीचे जब ये नलिका जाएगी वृद्धि करती हुई तब ये 2 केंद्रक में से जो जनन केंद्रक है ये आगे जाकर के डिवाइड हो जाएगा समसूत्री विभाजन द्वारा। जनन केंद्रक जो है ये 2 केंद्रक बना लेगा या 2 नरयुग्मक बना लेगा। ये जो परागकण और स्त्री केसर की यहाँ पर जो क्रिया होती है इसको पराग स्त्री संकर्षण बोलते हैं। अब ये नलिका क्या करेगी? आगे जाकर के बीजांड में प्रवेश करेगी। देखो यहाँ पर परागकण आकर के चिपका, ये परागकण है, ये आकर के चिपक गया, और यहाँ से पराग नलिका बाहर निकली। एक नलिका के रूप में निकलेंगे नर युग्मक और ये जनन युग्मक और जनन केंद्रक और कायिक केंद्रक, ये दोनों नलिका के रूप में निकली। ये नलिका जाती जाएगी नीचे। कहाँ पर जाएगी? बीजांड द्वारीय सिरे के द्वारा अंदर जाएगी, क्योंकि इसको क्या करना है? निषेचन करना है। ये नलिका जो है इसको डायरेक्शन कौन बता रहा है कि भाई किधर जा रहा है? नलिका को डायरेक्शन बताने के लिए अपन ने देखा था कि भ्रूणकोश का निर्माण हुआ था। पिछली वीडियो में देख सकते हो भ्रूणकोश का निर्माण हुआ था। भ्रूणकोश में देखा ऊपर की तरफ जो 3 सेल थी उनको बोला था प्रतिमुख कोशिका।
बीच में जो एक सेल थी जिसके अंदर 2 केंद्रक उपस्थित थे, तो उनको क्या बोला था अपन ने, द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक। और जो नीचे कोशिका थी उनमें से एक बड़ी कोशिका थी अंड कोशिका और 2 पास में थी सहायक कोशिका। इन सहायक कोशिकाओं के पास में कुछ तंतुरूपी समुच्चय पाए जाते हैं यहाँ पर। इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस या तंतुरूपी समुच्चय। क्या बोलते हैं इनको? तंतुरूपी समुच्चय। ये जो तंतुरूपी समुच्चय है ये इसको डायरेक्शन देने का काम करते हैं, किसको? पराग नलिका को, कि पराग नलिका किधर जानी है। तो पराग नलिका इस बीजांड के पास में प्रवेश करती हुई आती हुई एक सहायक कोशिका के अंदर जाकर के विस्फोटित होगी। क्या होगी? एक सहायक कोशिका के अंदर जाकर के विस्फोटित होगी। फिर यहाँ पर 2 नरयुग्मक बाहर निकलेंगे। 2 नरयुग्मक में से एक नरयुग्मक जो है ये अंड कोशिका को निषेचित करेगा और दूसरा जो नरयुग्मक है ये जाकर के द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक को निषेचित करेगा। अब अपन आगे देखते हैं कि भाई ये जो नरयुग्मक है यहाँ पर देखो 3 केंद्रक मिल रहे हैं। 2 केंद्रक तो इस कोशिका में है ही है भाई। भ्रूणकोश जो था आवृतबीजी पादपों का, उसके अंदर देखा था कि भ्रूणकोश के अंदर क्या था, 7 कोशिका थी और 8 केंद्रक था, 8 केंद्रक। तो अगर नरयुग्मक नहीं आए, पहले की बात कर रहे हैं कि भ्रूणकोश में क्या व्यवस्था थी, नरयुग्मक नहीं आ रहे हैं तब क्या व्यवस्था थी, देखो ऐसी व्यवस्था थी। ये सहायक कोशिका हो गई, ये दोनों सहायक कोशिका हो गई, ये अंड कोशिका हो गई और ये द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक हो गया और ऊपर प्रतिमुख कोशिका। अब इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो कोशिका हो गई। 8 केंद्रक क्यों हैं? क्योंकि ये एक कोशिका है, इसके अंदर 2 अगुणित केंद्रक उपस्थित है, इसलिए आवृतबीजी पादपों का जो भ्रूणकोश जो होता है उसके अंदर 7 कोशिका और 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। एक नरयुग्मक तो आकर के इससे फ्यूज़ होगा और एक नरयुग्मक आकर के इससे फ्यूज़ होगा। पराग जो नलिका है उसकी गति कैसी होती है? रासायनिक और गतिक प्रक्रम है। पराग नलिका की जो गति है वह कैसी होती है? रासायनिक और गतिक होती है। और पराग स्त्री संकर्षण की डेफिनेशन अपने से पूछी जाए तो जो वर्तिकाग्र पर परागकण जो अंकुरित हुआ है वहाँ से लेकर के बीजांड द्वार में प्रवेश तक का जो सारा प्रोसेस है, वर्तिकाग्र पर परागकण के अंकुरण से लेकर के बीजांड द्वार तक का जो प्रवेश है, यहाँ तक की पूरी घटना क्या कहलाती है? पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। क्या कहलाती है? पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। धन्यवाद। देखो अपने पास में वर्ड है विपुंसन। क्या वर्ड है? विपुंसन। वी का मतलब, पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। वी का मतलब होता है हटाना। किसी भी चीज़ को क्या होता है? हटाना। या फिर नहीं है कोई चीज़ तो उसके लिए वी का प्रयोग करते हैं। और पुंसन, पुंसन से याद आता अपने को शब्द पुंकेसर। क्या आता है? पुंकेसर। विपुंसन की जो प्रोसेस है ये मेनली किसके लिए की जाती है? पर परागण करवाने के लिए। पर परागण करवाने के लिए किसके लिए की जाती है? पर परागण करवाना है अगर किसी पुष्प के अंदर तो अपने को विपुंसन कराना पड़ेगा। और पहली बात, विपुंसन ऐसे पुष्प के अंदर की जाती है जो द्विलिंगी पुष्प हो। अभी समझ में आ जाएगा क्या है द्विलिंगी। मतलब जिस पुष्प के अंदर दोनों लिंग जो है वह उपस्थित हो, पुंकेसर भी हो और स्त्रीकेसर भी हो, पुमंग भी हो या जयांग भी हो, उस पुष्प को द्विलिंगी कहते हैं। एक ही पुष्प के अंदर अगर अपने को पर परागण करवाना है उस पुष्प में तो विपुंसन करवाना पड़ेगा। देखो इसमें करना क्या है प्रोसेस में, ये एक पुष्प है, इसका ये स्त्रीकेसर वाला पार्ट है, ये स्त्रीकेसर हो गया, और ये है इसके पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। अब अपने को क्या करना है कि विपुंसन करवाने के लिए सबसे पहले ये जो पुंकेसर है इसका परागकोश परिपक्व हो उससे पहले विपुंसन करवाना है। अगर ये फट जाएगा, परागकण मुक्त हो जाएंगे तो उसके बाद में विपुंसन का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये यहाँ से परागकण निकल करके इसके वर्तिकाग्र पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो स्वयं परागण हो जाएगा। अपने को करवाना है पर परागण। पर परागण मतलब इसका जो परागकण है वह निकल करके इस पर नहीं जाना चाहिए, तो मतलब इसके परिपक्व होने से पहले इसको हटाना ज़रूरी है। अब इसको परिपक्व होने से पहले कैसे हटाएंगे? अपने को क्या करना है कि एक द्विलिंगी पुष्प जो रहेगा उसके अंदर चिमटा लेना है अपने को। चिमटे की सहायता से ये पुंकेसर हटा देने हैं। जितने भी पुंकेसर है पुष्प के अंदर सारे हटा देने हैं। केवल अपने को स्त्रीकेसर रखना है। क्या रखना है? स्त्रीकेसर। फिर स्त्रीकेसर रहेगा केवल तो कोई दूसरे पुष्प से आएगा या दूसरे पादप से आएगा कोई भी परागकण, वो आकर के इस पर अंकुरित होगा, इसी समान जाति का होगा और इस पर आकर के अंकुरित होगा, तो उससे पर परागण की जो प्रक्रिया है वह संपन्न हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल से अक्षरों में विपुंसन क्या होता है? किसी द्विलिंगी पुष्प से पुंकेसरों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? विपुंसन। क्या बोलते हैं उसको? विपुंसन। और ये पर परागण करवाने के लिए की जाती है प्रक्रिया।
दूसरा जो है अपने पास में वह है बेगिंग। बेगिंग जो है, इससे क्या पता पड़ रहा है अपने को, बैग या कोई थैला हो, थैला थैला जैसा शब्द आ रहा है। बेगिंग से क्या आ रहा है, थैला, कोई बैग हो या पॉलीथीन हो, उससे आ रहा है। ये प्रोसेस कब किया जाता है, अपने को क्या करना है कि इस पुष्प को क्या करना है, पूरे को बैग से ढक देना है, थैले से क्या करना है, ढक देना है। क्या कर दिया, इसको बैग से ढक दिया। अगर इसको बैग से ढकेंगे तो कोई बाहरी जो परागकण है वह जा पाएगा क्या अंदर, ये बाहर का परागकण है ये अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर ये अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है तो अंदर वाले परागकण क्या वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकते हैं क्या, हाँ, अंदर वाले परागकण ही वर्तिकाग्र पर अंकुरित होंगे। अगर अंदर वाले केवल और केवल अंदर वाले परागकण ही अंकुरित हो रहे हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, तो उसको क्या बोलेंगे, स्वपरागण। तो मतलब अपने को ये तो समझ में आ गई कि बैगिंग जो है ये स्वपरागण करवाने के लिए की जाता है, कि उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो, इसलिए क्या करवाया जाता है, बैगिंग करवाया जाता है। और बैगिंग करवाने के लिए जो पुष्प होगा अपना, वह पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। अगर इसके अंदर पुंकेसर अनुपस्थित है तो फिर बैगिंग करवाओगे तो परागकण न तो अंदर है न बाहर से अंदर आ पाता है, तो निषेचन ही नहीं होगा, परागकण ही नहीं आएगा तो निषेचन कैसे होगा। तो पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी। और बैगिंग जो है किस प्रोसेस के लिए किया जाता है, स्वपरागण करवाने के लिए किया जाता है। जबकि विपुंसन किसके लिए किया जाता है, विपुंसन जो है ये पर परागण करवाने के लिए है, पर परागण करवाने के लिए विपुंसन किया जाता है। और ये भी इसमें किया जाता है द्विलिंगी पुष्प में। अगर किसी पुष्प में एक लिंग अनुपस्थित है तो उसमें विपुंसन का क्या काम है। ये अपना 3 टॉपिक कंप्लीट हुआ आज। एक तो विपुंसन हुआ है, बैगिंग हुआ है और एक पराग स्त्री संकर्षण। आगे के टॉपिक अगले लेक्चर में देखेंगे अपन।